अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल ज्योमेट्री की स्फेरिकल इंडक्ट्रिक्स वाला टॉपिक करवाया था। अब उसके बाद बच्चों इसकी सोल्व प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसकी टोटल बच्चों सोल्व प्रॉब्लम ये वाली 18 है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और इसमें से बच्चों मैंने आपको 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 और 4.11 ये वाली सोल्व प्रॉब्लम करवा दी हुई हैं। आज मैं आपके साथ 4.6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 ये वाली बच्चों आपके पास प्रॉब्लम जो है इनके साथ मैं आज आपको डिस्कस करूँगी। सातों प्रॉब्लम्स में क्या किया हुआ है और जो बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम है 6 ही आप लोग ट्राई करोगे। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट आप लोग मुझसे पूछ लोगे लेक्चर में। आज हम सबसे पहले ये वाली 7 प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 4.6। अब 4.6 प्रॉब्लम में बच्चे हमें कहा क्या है, उन्होंने हमें कहा है कि शो करवाएं कि नया कर्वेचर जो के डैश है वो प्रोजेक्शन है जर्नल हेलिक्स की। या और आप लोगों ने ये शो करवाना है कि जो नया कर्वेचर के है वो इक्वल आता है पुराने कर्वेचर के ओवर साइन स्क्वायर अल्फा के, वेयर अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0। आपने ये चीज़ शो करवानी है। यानी कि बच्चों आप लोग जो हेलिक्स की इक्वेशन यूज़ करते रहे हो बेसिकली उसके अंदर जो एक्स होता था, अब उस एक्स का आपने एक प्रोजेक्शन लेना है, उसको एक्स टैरिक का नेम देना है, एक्स टैरिक के रिस्पेक्ट से आपने सारे का सारा काम करना है। और आपको मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ करवाई हुई है। कोई भी अगर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन में कोई नया फंक्शन आप कर लो तो ये आपके पास प्लस माइनस किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपने प्लेन्स को आपस में इक्वल करना हो तो उसमें प्लस माइनस कांस्टेंट के साथ इक्वालिटी होल्ड करती है। अब आज ये वही ओरिजिनल हेलिक्स को हमने एक नए हेलिक्स की फॉर्म में देखना है कि अगर हमारे पास उस वाले हेलिक्स का आपके पास जो कर्वेचर है वो किसी नए केस टैरिक की फॉर्म में चेंज हो जाए तब उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। उसके लिए देखिए हमने सबसे पहले कह दिया लेट एस आपके पास कोई भी हेलिक्स है, यू कोई भी वेक्टर है, यूनिट लेंथ इसका, द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यू एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज द कर्व। बेसिकली बच्चों आपके पास इसकी डायग्राम क्या है, आपके पास ये ओरिजिनल कोई भी एक्स आपके पास प्लेन है, इस ओरिजिनल प्लेन का आपके पास कोई ना कोई यूनिट वेक्टर यू है। ठीक है, अब तक हम इतना काम करते आ रहे थे। अब अगर देखें हमने प्रोजेक्शन की बात करनी है, इसकी प्रोजेक्शन आपके पास यहाँ पे पड़ी होगी, वो आपके पास एक्स टैरिक का मैंने उसे नेम दे दिया है। अगर यहाँ पे एक वेक्टर u था, मैं इसके रिस्पेक्ट से u वेक्टर देखना चाह रही हूँ, मेरे पास u इंटू एक्स इंटू यू के इक्वल होगा। ये चीज़ बच्चों कैसे बनी है, ये प्रोजेक्शन की फॉर्म में डायग्राम आपके पास इस टाइप की होती है, आपने इक्वेशन याद करनी है। अब देखें अगर मैं इन तीनों का रिलेशन देखना चाह रही हूँ मुझे हेड टू टेल रूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, पहले की आप हेड देखते हो, पहले की टेल देखते हो और दूसरे का हेड देखते हो। देखिए पहले वेक्टर का आपके पास टेल थी, दूसरे वेक्टर का हेड था, इन दोनों को ज्वाइन करके जो रिजल्टेंट था वो ये वाला वेक्टर बन रहा था। तो आप कहोगे कि हेड टू टेल रूल से इन दोनों का सम आपके पास इक्वल टू एक्स होता है, तो मैंने कह दिया एक्स का सम इक्वल टू दिस है। लेकिन हमने सारे का सारा काम नए वाले कर्वेचर पे करना है तो इसलिए मैं एक्स टैरिक को एक तरफ रहने दूंगी, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाऊंगी और ये मेरे पास इन जर्नल एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए उन्होंने हमें कर्वेचर निकालने को कहा है। कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, कैपा यानी के होता है कर्वेचर। कर्वेचर के लिए कर्वेचर किस चीज़ के इक्वल होता है, कर्वेचर हमारे पास टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। और टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव होता है। यानी कि पहले हमें ये आपके पास एक्स के डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ये चीज़ होती है आपके पास जो एक्स का डेरिवेटिव होता है वो टी होता है, जो टी का डेरिवेटिव होता है वो आपके पास कर्वेचर होता है। ये रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखें अगर आपने कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो आपको इस वाली इक्वेशन का पहले डेरिवेटिव लेके उसका टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। टी फाइंड आउट करने के बाद आप अगेन उसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास कर्वेचर की वैल्यू आएगी। आपने जो जर्नल फॉर्म में इक्वेशन बनी थी यहाँ से स्टैटिक की फॉर्म में वो इक्वेशन लिखी कि हमारे पास इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बनती है। अब हमें टी चाहिए, इसका हमें टी स्टैटिक चाहिए, उसके लिए देखिए हमें पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आप इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इस दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव बाहर अप्लाई हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो तो डॉट आ जाता है माइनस। अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट यूनिट थे तो आपके पास वेक्टर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि x का डॉट आपके पास किसके इक्वल होता है, t के। तो x डॉट आ रहा है, आप x डॉट को t भी लिख सकते हो। अब देखें t यूनिट वेक्टर और u यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आ रही है। अगर आपने किसी चीज़ की डॉट प्रोडक्ट ओपन करनी हो, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ अल्फा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन एंगल के साथ आता है, यहाँ हमने कोस कह दिया और साथ में कह दिया अल्फा कोई भी एंगल है। अब ये दोनों बच्चों आपके पास यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो या टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, उन दोनों का आंसर 1 आता है। तो इन दोनों की जगह 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से जो डेरिवेटिव है आपके पास बेसिकली एक्स का एस के रिस्पेक्ट से उसकी वैल्यू आ जाएगी टी माइनस कोस अल्फा यू।
अब हमें बच्चों टी डैश चाहिए, टी स्टैरिक चाहिए। टी स्टैरिक बेसिकली एक्स का डेरिवेटिव होता है। एक्स के डेरिवेटिव को अगर आप एक्स डैश डेरिवेटिव को एक्स डैश डेरिवेटिव के मोड पे डिवाइड करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू निकलेगी। अब एक्स डैश तो निकल गया, अब हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड बेसिकली बच्चों क्या होता है, अगर किसी को चीज़ का मैग्नीट्यूड लेना हो उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/2 ले लो तो वो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली देखिए, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे आप इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये पूरी की पूरी होल टर्म का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर लो फिर उसका अंडर रूट अप्लाई करके उसे सॉल्व करो। अब देखिए ये फॉर्मूला आप याद कर लें कि जब सिंगल आपके पास होता है तो अपने आप के साथ उसे डॉट प्रोडक्ट लेके उसकी पावर 1/2 यानी अंडर रूट लेते हैं। तो मैंने दोनों की वैल्यूज़ लिखी। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में बच्चों डॉट प्रोडक्ट 1/1 मल्टीप्लाई होगी। पहले आपके पास टी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ माइनस, फिर कोस वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल आता है, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट में आपके पास टी डॉट यू डॉट टी आपस में इक्वल होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करके -2 टाइम लिख सकते हो। फिर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करोगे, मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से कह दोगे दोनों 1 है, ये कोस अल्फा और ये कोस अल्फा मिलके कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। एट दिन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आपके पास साइन अल्फा आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास वेक्टर की वैल्यू भी आ गई, डेरिवेटिव इसके मैग्नीट्यूड को भी। तो देखिए टेंजेंट आपके पास वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ओवर उसका मोड। आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई है। टी स्टैरिक आ गया, लेकिन हमें टी स्टैरिक का भी डॉट चाहिए क्योंकि टी स्टैरिक का जो डॉट होगा वो कैपा के इक्वल होगा, कर्वेचर के इक्वल होगा। आप अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव लो, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लो, कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, इस चीज़ का डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब इस चीज़ का बेसिकली पूरी की पूरी चीज़ को अगर मैं इन जनरल टी कह दूँ आपके पास, तो ये पूरी की पूरी टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो टी डॉट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट टी का एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो ये टी डॉट ओवर साइन अल्फा आ जाएगा। इसका आप उसके बाद कर्वेचर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखिए कर्वेचर का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, अकेला के नहीं चाहिए। के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टी डॉट स्टैरिक और टी डॉट स्टैरिक का मैग्नीट्यूड, यही वैल्यू बच्चों आपके पास होती है। तो देखिए हमने टी डॉट की वैल्यू तो निकाल ली है, इसके मैग्नीट्यूड की जगह आप ये वाली चीज़ भी कह सकते हो कि एच डैश का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि आपके पास पार्शियल टी ओवर पार्शियल एस आपके पास पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस के इक्वल होता है। तो जब आप डिवीजन की फॉर्म में लिखोगे इसकी वैल्यू जो पीछे निकाली है हमने वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे साइन अल्फा, और जो ये वाली टर्म है इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दोगे, तो मैग्नीट्यूड करके ऊपर वाली टर्म पे अलग से मैग्नीट्यूड अप्लाई हो जाएगा, नीचे उसका स्क्वायर होगा, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो इसका डैश होता है ये के डैश के इक्वल होती है, तो ये टर्म प्रूव हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमने इसको फर्दर सॉल्व क्यों नहीं किया, इसकी जगह हमने टी डॉट और फिर इसकी जगह आगे के क्यों लिखा। क्योंकि बच्चे देखें हमने नए वाले कर्वेचर को इन फॉर्म ऑफ प्रीवियस कर्वेचर शो करवाना था, यानी कि इन टर्म्स को फर्दर सॉल्व नहीं करना, हमने ये शो करवाना है कि नए वाले और पुराने वाले में रिलेशन क्या है। हमें पता था कि टी डॉट हमारे पास जो होता है वो कैपा के इक्वल होता है, तो उसका मोड कैपा के मोड के इक्वल होगा, डैट्स वाई हमने इसकी वैल्यू इन जनरल लगा दी है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह नए वाले और पुराने वाले कर्वेचर का रिलेशन आपके पास आ जाएगा।